हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो हम उसमें अब आगे पढ़ेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशंस रखनी चाहिए और क्या वारंटीज होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम दो वर्ड्स हैं, चैप्टर का नाम है कंडीशन एंड वारंटीज, उनको ही पढ़ते हैं। कंडीशन एंड वारंटीज की डेफिनेशन सेक्शन 12 में दी गई है, जिसमें बताया गया है कंडीशन इज द मेन एसेंशियल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल पर्पस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? कंडीशंस। वेयरएज वारंटीज है कोलेटरल, मतलब जो कंडीशन है वो बेसिक फॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो वारंटीज होंगी वो साथ में कोलेटरल, मतलब वो साथ साथ में उसे सर्व करेंगी। जैसे मान लो हमने गाड़ी लिया है, उसमें जो गाड़ी है वो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन साथ में जो गिफ्ट्स होंगी वो कोलेटरल होगी, वो एक तरह से हमारी वारंटी हो गई। तो इसमें हम कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिपुलेशंस ऑफ टाइम। स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? जरूरी शर्त, मतलब एज टू टाइम, कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो टाइम के रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें टाइम पे फुलफिल करना जरूरी होता है। अगर टाइम से बाद में हो गए तो वो काफी सारी अपनी लाइबिलिटीज लेके आते हैं। मान लो हमने कह दिया कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम सेल करते हैं, कोई भी गुड्स हम सेल करते हैं, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न भी हो सकते हैं, रिप्लेस भी हो सकती है। तो इसमें टाइम इज एन एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, तो इस केस में टाइम इज नॉट एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें जो गुड्स हैं वो हम वापस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन और वारंटी, कि हम कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है, ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, तो उसमें क्या मानना चाहिए कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी करते हो, कंडीशन करते हो, तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब ये सब होता है तो क्या क्या कर सकते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट को एज अ वॉइड मान सकते हैं, रेप्यूडिएटेड, लाइक कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर सकते हैं। कंडीशन को वेव आउट कर सकते हैं कि वो कंडीशन हम छोड़ के हम उसके अकॉर्डिंग पे कर देंगे। मान लो उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी के साथ आपको चाबी भी देंगे, लेकिन वो चाबी नहीं दे रहे, एग्जाम्पल है, तो इस केस में हम वो कंडीशन वेव आउट कर सकते हैं कि हमें चाबी नहीं दे रहे तो हम 1 लाख रुपए कम देंगे। नेक्स्ट, ट्रीट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो कई बार ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाती है, लेकिन हम उसे भी क्या मान लेते हैं? एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये रहे ऑप्शंस जो बाय है कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाए तो ये कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट हम कि कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। या तो जब बायर कह दे कि हमें कंडीशन नहीं चाहिए और बायर खुद ऑप्ट आउट करे कि हम इसे ब्रीच ऑफ वारंटी माने, कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट ना, रेप्यूडिएट मतलब खत्म सा हो जाए। लेकिन कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉन सर्वेबल हो सकता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सर्वेबल, द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स अपॉन देयर। लेकिन जब हम मान लो आपने कहा कि गाड़ी में डैमेज है, लेकिन आपको दिख भी और आपने वो ले भी लिया, तो उसके बाद आप वो क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है वो है। इसलिए जब when a contract is not servable and buyer has accepted the goods or part therefore, तो उसने जब वो ले लिया तो उसकी वजह से वो कंप्लेंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट कर चुका है। क्योंकि इसमें वो चीजें कैसे पता लगी कि उसने एक्सेप्ट आउट कर लिया है? कैसे कि उसने इमिटेट कर दिया सेलर की उसने एक्सेप्ट कर लिया, गुड्स उसे डिलीवर हो गई और उसने उसका रिलेशन बना लिया और उसने उसे कोई कंप्लेंट नहीं करी। रिसीविंग अ वॉच बाय सेलर प्लेजेस सेल्स इट एंड यूजिंग द सेम आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, कि काफी टाइम बाद उसने कंप्लेंट किया कि आपने मुझे 2 साल पहले भेजा था वो खराब हो गया, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। ब्रीच ऑफ वारंटी की रेमेडीज क्या है कि अगर वारंटी ब्रीच हो जाए, क्योंकि हमने ब्रीच ऑफ कंडीशन की तो पढ़ लिए, अब ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है कि सेलर के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ वारंटी क्या हो सकती है कि हम प्राइस कम कर सकते हैं या उसे सू कर सकते हैं किसी केस के रिलेटेड कि उसने हमारी ब्रीच ऑफ वारंटी करी है। गुड रीजनेबल फिट फॉर पर्पस वेल ऑफ हैर से एविडेंस, अगर वो पर्पस को फिट कर रही है और हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं तो हम उसे कुछ पैसे लेके उसे चला सकते हैं, तो इस काम में नहीं होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके साथ हमें कंडीशंस और वारंटीज इंप्लाइड आती हैं और वो बेसिस फॉर्म करती हैं। पार्टीज में एक्सप्रेसली प्रोवाइड एनी कंडीशंस और वारंटीज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट अपार्ट फ्रॉम व्हाट may be provided by the parties in the contract, certain conditions and warranties as in provided in section 14 to 17। तो ये कंडीशन प्री एम्प्लाइड आती हैं और ये पार्टीज को देनी ही पड़ती हैं। these go by hand in other conditions of the contract। सबसे पहले implied conditions में आती है implied condition एस्टोरेट। फर्स्टली हम पहले implied conditions डिस्कस करेंगे, उसके बाद implied warranties डिस्कस करेंगे। ये पहले सेक्शन 14 टू लेके नियरली 17 तक जाती हैं, तो हम ये सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले implied condition as to title। इस कंडीशन में बताया गया है कि an implied condition on part of seller that in case of sale he has right to sell the goods, कि जब हम उसे टाइटल देते हैं तो उसको हम राइट भी देते हैं गुड्स को सेल करने का, और अगर एग्रीमेंट करते हैं कि उसके साथ तो वो टाइटल मिलने के बाद उसे बाद में सेल, क्योंकि जब एग्रीमेंट करे एग्रीमेंट टू सेल तो जब उसे वो गुड्स डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद वो सेल कर सकता है।
implied conditions to title का ये मतलब होता है. In every contract of sale under the circumstances as such as so different intentions, the implied condition on the part of the seller that in case of sale he has right to sell the goods, and in case of agreement to sell he will have right to sell the goods at the time when the property in them is to pass. इसमें काफी सारे केस लॉज हैं. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वेंकटेश्वर वर्सेस राम प्रताप केस लॉ. इसमें क्या हुआ था, एक स्टोलन व्हीकल था, उसको एक डिफेंडेंट ने स्टोलन व्हीकल ले लिया जो कि एक प्लेंटिफ का था. तो उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर हो गए, उसके टैक्सेस भी पे, उसे कुछ नहीं पता लगा कि वो व्हीकल स्टोलन था. तो उसकी कंसिडरेशन के अमाउंट रिकवर करने द प्लेंटिफ हैड टाइटल टू गेट बैक द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट. क्योंकि in case of a sale of stolen car, the purchaser held not entitled to claim the damages from the seller on the seizure of the car by police, as the purchaser could not plead the lost title over the car. एक बार मैं सारे केस वापस डिस्कस करके बता देता हूँ. The defendant, after getting the document registered in his favor, sold a stolen car to the plaintiff. In the document, the defendant clearly stated that the vehicle in question was his absolute property, free from all encumbrance, and taxes were paid up to date. There was nothing to show the plaintiff had doubt on it. The plaintiff was aware that it was a stolen vehicle. In suit of recovery of the gun, the plaintiff was held entitled to get back the amount of consideration from the defendant. क्योंकि इसमें क्या था, जो प्लेंटिफ था और डिफेंडेंट था, प्लेंटिफ ने ये फाइल किया कि डिफेंडेंट ने उसे एक स्टोलन व्हीकल सेल कर. उसने डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था कि सारा व्हीकल उसके नाम पे, सारे टैक्सेस पे हैं, ये सब है, लेकिन प्लेंटिफ को शक हुआ कि वो व्हीकल स्टोलन था, तो इस केस में वो पैसे ले सकता है. लेकिन इन केस ऑफ स्टोलन कार, परचेजर, अगर मान लो अगर एक स्टोलन कार में केस होता और उसको परचेजर ने खरीदा है और वो डैमेज और वो कार पुलिस ने सीज कर ली, तो परचेजर ये नहीं कह सकता कि उसका उस कार पे कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने वो सेलर से खरीदा है ना. इन केस ऑफ स्टोलन कार, द परचेजर इज हेल्ड not entitled to claim damages from the seller on the seizure of the car by police, as the purchaser could not plead that he has lost title over the car. Next है implied condition sale by description, कि जो हम डिस्क्रिप्शन दे के सेल करते हैं तो वो सारी जो डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए. जिस तरह वार्ले वर्सेस वेब का केस था, इसमें सेल हुई थी एक सेकंड हैंड ड्रिपिंग मशीन की. बायर ने देखा कि वो ओनली 50 to 60 एकर्स कट कर सकता है, लेकिन जब उसने मशीन की डिलीवरी ली, दैट पॉसिबल वो चीजें नहीं हो पाई, तो इस वजह से देयर इज अ डिस्क्रिप्शन में मिसमैच था, तो इसलिए इम्प्लाइड कंडीशन फॉरबिड हो गई और उसे कंपनसेशन मिलेगा. नेक्स्ट है इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन. तो जब हम सैंपल दिखा के और डिस्क्रिप्शन बता के करते हैं तो वो चीजें दोनों के साथ मैच होनी चाहिए. जिस तरह वैली स्प्रैट का केस था, इसमें उसने सीड्स लिए थे इंग्लिश सैफोनिन के, और उसमें वारंटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड थी. सीड सोन हुए, जब वो उगे तो उन्हें पता लगा इंग्लिश सैफोनिन के नहीं, जाइंट सैफोनिन के थे, तो इसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन थी और वो रिकवरी ले सकता था. नेक्स्ट implied condition as to quality और fitness. जो कई सारी implied condition है क्वालिटी और फिटनेस के रिलेटेड होती हैं, कि जो उसे सामान मिला है वो वैसी ही फिटनेस का होना चाहिए और वैसी ही क्वालिटी का होना चाहिए, और अगर वो वैसा नहीं होता तो इस केस में वो उसे मना कर सकता है. इसमें काफी फेमस केस है प्रिस्ट वर्सेस लास्ट का. इसमें उसने हॉट वाटर की बोतल मांगी थी एक अमेरिकन फार्मेसी से, जब वो बोतल पे लिखा था कि ये बॉइलिंग वाटर के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जो उसने मांगी थी वो हॉट वाटर के लिए थी. ऑब्वियस बात है वो बॉइलिंग वाटर डालेगा, तो उसने बॉइलिंग वाटर डाला, बोतल बर्स्ट हुई और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को इंजरी हुई, तो डिफेंडेंट को कंपनसेशन पे करना पड़ा, क्योंकि उसने मांगा था हॉट वाटर के लिए और पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उस पर्पस को फुलफिल करना चाहिए. अगर वो पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल नहीं करता तो उसका क्या काम है. कोई भी गुड्स अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई बाय करता है तो उसे वो पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करता तो इस केस में वो डिफेंडेंट लायबल होगा. नेक्स्ट, नो इम्प्लाइड कंडीशन व्हेन द सेल इज अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम. अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे डाबर का टूथपेस्ट चाहिए और आप मुझे वही दे देते हो, चाहे उसकी क्वालिटी बहुत बेकार हो, तो कल मैं आपको कंप्लेंट नहीं कर सकता कि आपने मुझे गलत दिया है, क्योंकि मैंने उसे सेल अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम मांगा है. लेकिन अगर अल्दो और अनलेस अगर आप कुछ और दे देते हैं, और तो मैं केस कर सकता हूँ कि मैंने आपसे ये मांगा था लेकिन आपने मुझे नहीं दिया और इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ. नेक्स्ट, इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. मर्चेंटेबल क्वालिटी वो क्वालिटी होती है जो क्वालिटी एक्सेप्टेड होती है 99% पीपल के साथ और कॉमनली पाई जाती है. जैसे मान लो आपको चॉकलेट कहूँ कि चॉकलेट मुझे चाहिए, तो चॉकलेट की क्वालिटी वही होनी चाहिए जो 99% पीपल एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होनी चाहिए कोई स्पेसिफिक. तो इस केस में मर्चेंटेबल क्वालिटी के बेसिस पे क्या होता है, द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन.
तो नेक्स्ट ये टॉपिक मतलब नियरली एंड में, इसमें बस लास्ट टॉपिक एक रहता है, लायबिलिटी अंडर फ्री फ्रॉम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। हम ये सारा आप रीड आउट कर सकते हैं। ये लायबिलिटी फॉर ऑल नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें जैक्सन वर्सेस वॉटसन का केस है कि अगर कोई भी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से दूसरे का नुकसान होता है, जैसे इस केस में उसने टिन ऑफ सैल्मन मांगा था डिफेंडेंट से और वो पॉइजनस था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था और प्लेंटिफ की वाइफ मर गई थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ के मरण का भी चार्ज उसे देना पड़ेगा, जबकि सिर्फ उसकी गलतियां थी कि वो पॉइजनस था, लेकिन उसे आगे के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को भी बेयर आउट करना पड़ेगा और उसकी लायबिलिटी भी उसकी होगी। इम्प्लाइड कंडीशंस इन सेल बाय सैंपल। अगर कोई सैंपल दिखा के कोई चीज, मान लो मैंने आपसे कॉटन लिया और उसका मैंने सैंपल देख के उसका आपको ऑर्डर दे दिया कि मुझे 100 टन कॉटन चाहिए, लेकिन वो कॉटन की क्वालिटी वैसी नहीं निकली जो सैंपल में दिखाई गई थी, तो इसमें वो ब्रीच आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एसेंशियल कंडीशंस, बल्क शेल कॉरेस्पॉन्डिंग विद द सैंपल इन क्वालिटी, एंड सेकंड कंडीशन इज द बायर शैल बी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको चीज दी, मान लो मैंने आपको पूरा पैक करके दे दिया कि आपने ये कॉटन मंगाई थी और ये लो आपकी कॉटन, और मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया कि आप वो चेक कर सको कि वो कॉटन है कि नहीं, तो इस केस में नहीं, उस पास टाइम होगा, वो चेक करेगा कि सारी कॉटन सेम है या नहीं है और फिर वो आपको बताएगा। द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। सारी गुड्स वैसी होनी चाहिए जो मर्चेंटेबल क्वालिटी की हो, शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, अदरवाइज लायबिलिटी कंपनसेशन ले सकता है, लायबिलिटी डिफेंडेंट की होगी। नेक्स्ट इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं? ये काफी छोटा सा टॉपिक है, ये भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लाइड वारंटीज ऑफ क्वाइट पोजेशन की, जब भी वारंटी होती है उसके साथ जो ऑनर बायर होता है उसे क्या मिलता है? पोजेशन ऑफ गुड्स मिलता है, उसे एंजॉय करने का। लेकिन अगर उसे वो पोजेशन नहीं मिलता तो वो अच्छी तरीके का बायर नहीं है। इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट एनकम्परेंसेस। इसका मतलब है जो गुड्स उसने सेल करी है वो शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। कि जैसे उसने मान लो आपसे गुड ली है और उसमें मान लो कोई केस चल रहा है या कुछ है थर्ड पार्टी के द्वारा, तो वो एनकम्परेंस सही नहीं होगी, वो उसके फ्री होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। Charge or encumbrance goods is known to the buyer at the time of the contract of sale, he become bound by the same and does not have right to claim compensation for the discharge of the same. उसे पहले बताना होगा if there is a charge of goods sale, the buyer has to discharge the same, और उसे goods compensation मिलना चाहिए। एक्सक्लूजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कब हो सकती हैं? अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि हम दोनों छोड़ते हैं, दोनों के बीच में डील हो जाए और दोनों के बीच में बाइंडिंग इस तरह की हो जाए। तो इसी तरह हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। और इसमें आप आगे ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने कवर आउट कर दिए हैं। यहाँ पे लिखा है एन एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ वारंटी के बारे में गिवन है और एक इम्प्लाइड और इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी के बारे में गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग वो बताना चाहते हैं कि an implied warranty is as to quality or fitness for particular purpose may be annexed by the user of trade, and an express condition or warranty does not negative a warranty or condition implied by this act unless inconsistent therewith। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।